अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस डिस्कशन में। अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डिस्कशन का आगाज़ करेंगे अहम इशू से, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं और अब यह सवाल है कि हुकूमत कौन बनाएगा। तो इसका जवाब मिल चुका है। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये एक बहुत अच्छा जेस्चर लगा। तमाम पार्टीज ने मिलकर बैठ के बात की कि क्या नंबर गेम है, क्या सियासी जोड़ तोड़ होना चाहिए, कौन मरकज़ में होगा, कौन सूबों में होंगे, गवर्नर्स कौन होंगे, वज़ीर आला कौन होंगे, वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि तय कर लिया है कि आपस में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये मंजूरी दे दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो मरियम नवाज होंगी। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि आज दोपहर को, बल्कि आप सबने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो की तरफ से एक खिताब किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग इनके साथ मिलकर हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे, यानी कि परफॉर्म वो नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को डिनाई किया गया। आज की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा तौर पर तो नहीं किया गया, लेकिन जो जेस्चर थे उसमें वो बात मनफी हो गई, नफी हो गई। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की, पहले वो सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन करते हैं। अबू बकर साहब, आपने देखा, बल्कि हम लोगों ने बैठ के ये देखा था जो भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले ज़ाहिर है इन लोगों ने आपस में एक बात की जो कि अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है पाकिस्तान के हक़ में। अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। तमाम पार्टीज़ मिलकर इस वक्त बैठ रही हैं और एक नंबर गेम के तहत जो है वो डिसाइड किया जा रहा है कि कौन क्या करेगा, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान के हक़ में है। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर जो है वो हमें कमी नज़र आई। बिलावल भुट्टो यहाँ पर नहीं थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक बात भी की थी और फिर उसके बाद इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो जाना। ओवरऑल आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें सुमेरा साहबा, जुज़वी तौर पर तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये तमाम जमातें इकट्ठी हो रही हैं और बज़ाहिर जो एक स्प्लिट मैंडेट है जिसके बाद सिचुएशन क्लियर नहीं थी, मगर बहरहाल सिस्टम ने इन सब को हाँक कर तमाम स्टेक होल्डर्स को लाहौर में भी इकट्ठे बिठाया और फिर इस्लामाबाद भी अब इकट्ठे बिठा रहा है। हाँ जी। और उसके बाद अब हमें मुमकिना जो हुकूमत की फॉर्मेशन है वो नज़र आ रही है। लेकिन इसमें जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी अददी एतबार से भी, और अब जो उसने पोजीशन इख्तियार की है वो बहुत कन्फ्यूजन लग रही थी उसमें। अच्छा। क्योंकि जब दिन में बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी की CEC का फैसला जो है वो पूरी कौम के सामने रखा तो उसमें बज़ाहिर तो ये दिखाई दिया कि वो इस हुकूमत की फॉर्मेशन में तो हेल्प कर देंगे शुरू में, लेकिन शायद गवर्नेंस का हिस्सा ना बने, वजारतें ना लें, लेकिन साथ कुछ आईनी ओहदों को जो है वो उनके ऊपर अपना हक जताने की उन्होंने बात की, डिमांड आई उनकी। लेकिन बाद में ये जो इस्लामाबाद में इकट्ठ हुआ है, ये जो आज अभी हमने देखा जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जी जी। तो उसमें जरदारी साहब ने बिल्कुल डिफरेंट लाइन ली है उनसे। जरदारी साहब ने इस हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान किया, कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे। जी जी। तो ये जो एक बात है, मुझे लगता है कि जो काम की तकसीम सियासी खानदानों में पहले शरीफ खानदान में भी थी वो अब पीपल्स पार्टी में या जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो में भी वाज़े खुलकर सामने आ गई है। चूंकि जरदारी साहब तो ओपनली स्टेटस को के साथ जाना चाहते हैं, चूंकि अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, वो जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है उनका स्क्रिप्ट ये है कि बिलावल भुट्टो जो सदाबहार एक उम्मीद से हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और वो बेनज़ीर भुट्टो के क्रेडेंशियल्स भी कैरी करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनकी जानबूझकर कोशिश है कि इस मैच से थोड़ा सा उन्हें साइड पर दिखाया जाए ताकि कल को अगर उन पर जो है वो ट्रस्ट इन्वेस्ट करना पड़े तो उस तरह से वो जरदारी साहब की तरह ओपन ना हो। ये तो एक उनकी पोजीशन है। ठीक है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने जो एक बात की है मुफाहमत की, हाँ जी। लेकिन ये जो मुफाहमत है ये अब आगे जाकर सिचुएशन क्लियर होगी कि एक पूरे सिस्टम ने जिस तरह उन्हें इकट्ठे किया और एक जमात को मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर अलहदा कर दिया, तो ये वो मुफाहमत का प्लान का जो मैंडेट है उनके पास शायद है भी या नहीं है उनके पास, या शायद पता नहीं वो इस मुफाहमत को ये कह देंगे कि ये जो आज़ाद बचे हुए हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, शायद मुफाहमत के नाम पर इन्हें भी निगल जाना है, या हकीकी तौर पर जो अडियाला से मुफाहमत शुरू करनी है या ये उनकी तरफ उनका इशारा है, ये अभी देखना पड़ेगा। ठीक है। आने वाले दिनों में सिचुएशन भी क्लियर होगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो वजारत उज़्मा का ये जो सारा
सेटअप जो है जी जी। ये जिस तरफ निशानदेही कर रहा है, और खुसूसन अब तो ऐलान भी हो गया शहबाज शरीफ साहब, जी जी। ये इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन कैंपेन में भी, और अब भी खुलकर वाजे था सामने लेकिन पंजाब की जो वजारत आला है उस पर जहां से अभी ये मंजूरी आनी है अभी तक नहीं आ सकी, लेकिन नहीं, अनाउंस तो हो PMLN गया। को उम्मीद से रहने का हक हासिल है। अनाउंस तो हो गया ना। अच्छा, नहीं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टरशिप की हद तक है। मैं अभी भी कायम हूँ इस ओके। शो की हद तक। ये अभी तक क्लियर नहीं है पंजाब की वजारत उज़्मा, ओके, जहां से ओके। मंजूरी आनी है ये ठीक इतनी है। जल्दी अभी नहीं आएगी कि ये दोनों फैसले इकट्ठे हो जाए। ठीक है नुखै साहब, सब अच्छा की रिपोर्ट नजर आ रही है। मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम पार्टीज मिलकर बैठी हैं और उन्होंने, जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि इससे पहले जो भी बातें होती रही, जाहिर है वो एक सियासी तरीकाकार होता है, लेकिन अब इलेक्शंस भी हो चुके हैं, अब मिल बैठ के काम करने का वक्त है। जैसे नजर आ रहा है, डू यू थिंक कि सब कुछ ऐसे ही है, सब अच्छा ही है? बहुत शुक्रिया सुमेरा। एक तो ये है कि हम हैं बड़ी जज्बाती कौम, और लॉजिक्स की कोई बात, कोई अक्ल वाली बात जो है ना, वो हमें वैसे ही पसंद नहीं आती। हमें बस यूट्यूब वाला स्टाइल चाहिए, हमें बदमाशी वाला स्टाइल चाहिए, हमें जज्बाती स्टाइल चाहिए, और वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसके कुछ हकायक हों या ना हों, तो कुछ लॉजिक्स की बातें कर लेते हैं। ये गेम ऐसी है, सियासत एक ऐसी बेरहम चीज़ है, इसमें इंसान आता है इक़्तिदार के लिए, बिल्कुल ऐसा। वरना तो अब्दुल सत्तार ईदी बैठे हुए हैं, उन्होंने किया काम उधर कराची में, पूरे मुल्क में उन्होंने किया काम। जी। तो अब्दुल सत्तार ईदी अगर आके वोट मांगने लग जाते, कोई भी उन्हें वोट ना देता। ये मेरा जाती ख्याल है। उन्होंने हार जाना था। तो सियासत नाम ही इक़्तिदार का है, लोग इक़्तिदार में आते हैं। खान साहब अपने हॉस्पिटल बना रहे थे, रफाई काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या जरूरत थी सियासत में आने की? ठीक है, इस सियासत में आने का मकसद ये था, वो जो मर्जी कहते रहे या दूसरा कुछ जो मर्जी कहता रहे। तो अब जो सूरत हाल है, पहली बात तो ये आपने कहा तमाम पार्टीज ने मिलकर बात की, आपने इंट्रो में बताया जी। काश ऐसा हुआ होता, काश सारी पार्टियां मिलकर बैठी होती, जिसमें PTI भी शामिल होती, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होती, जिसमें PMLN भी शामिल होती, बाकी भी शामिल होती पार्टियां। काश ऐसा होता, लेकिन ये सारी पार्टियों ने बात नहीं की। ठीक है, और ये बात क्यों नहीं की? खुद PTI ने पहले कह दिया कि हम तो नहीं बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। तो जब एक पार्टी किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहती, तो देन सिनेरियो क्या होगा? यानी अगर कोई पार्टी इलेक्शन में किसी के साथ नहीं बैठते, क्या फिर इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं? और अगर दोबारा यही रिजल्ट आ जाएं या इससे मिलते जुलते रिजल्ट्स आ जाएं, फिर क्या किया जाए? तो मतलब एक पार्टी की जिद हो गई ना। अब अभी अबू बकर साहब ने कहा है कि एक पार्टी को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। किसने निकाला है? तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप में आपकी मेजोरिटी है, आप मिल जाए पीपल्स पार्टी से, इन्हीं से मिलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मिलके बना लें। अब इसके जवाब में अगर ये कहा जाए कि नहीं मेजोरिटी उनकी है, बस आप जो भी हो उनको वो दे दें, इक़्तिदार दे दें, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो आपने वहां कुछ शो कराने हैं ना अपने अराकीन। लिहाजा PTI को भी ये सोचना चाहिए कि क्या उसने मजीद 5 साल एक और जिद्दोजहद में गुजारने हैं? ये मुल्क मुतहम्मिल है किसी और धरने का, या दरमियान में किसी और बखेड़े का मुतहम्मिल है कि जहां पे एक जमात मुसलसल रुकावट डालेगी, और जैसा कि नजर आ रहा है वो डालेंगे। सही। और फिर से वही सीन शुरू होने लगा कि किसी एक को चोर डाकू कहा जाए, किसी दूसरे को गद्दार कहा जाए। क्या ये सीन फिर से शुरू होने लगा है? खुदा के लिए इससे बचें और कुछ रियलिटीज को देखें। रियलिटी ये है कि जमातें सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम हुकूमत बना लें। बिल्कुल ठीक किया, और क्या करना चाहिए था? ठीक है, मतलब यही करना था ना। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद एक बमबारी शुरू हो गई कि ये देखें PDM2 आ गई है, ये क्या कर लेंगे, ये तो स्टेटस को की जमातें हैं। और भाई ये PDM2 है, जो PTI में जो लोग शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब स्टेटस को के मुखालिफ हैं जी जी, या वो कब से शामिल हैं? उन लोगों को देखें जो पिछली जमातें छोड़ के PTI में शामिल हुए हैं, क्या वो तब्दीली लानी थी उन्होंने? तो जमातों ने फैसला किया मिलके। इस मुश्किल सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ ये बेहतर फैसला, अकली फैसला था कि यार मिल के आ जाते हैं। इस सूरत हाल में तो जरदारी साहब ने भी कहा कि PTI से भी हम मुफाहमत करने की कोशिश करें, और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि वो आए, अगर उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है तो वो बना लें। क्या कहें? कल से कहा जा रहा है। दूसरी बात ये सुमेरा, मैंने देखा आप जिक्र कर रहे हैं ना, ख्वाजा साद रफीक ने मुबारकबाद दी, उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की कोई तो ऐसी नशिस्त होगी ना जिसको आप कहेंगे कि यार ये जेन्युइनली जीते हैं। exactly. उस जेन्युइनली जीती हुई नशिस्त पे किसी PTI वाले को चाहिए था उन्हें मुबारकबाद देते, यदि आप जीत गए हैं। लेकिन नो, उधर से एक्सेप्ट हो, उधर से मुबारकबाद आए, इधर से कुछ नहीं होना। ऐसे नहीं चलता। अगर आपने इस जलती हुई आग पे पानी डालना है तो दोनों तरफ से इजहार होना चाहिए। ये कुछ नहीं हो सकना। अगर ये अभी हम सुन रहे हैं ना, ये इतने दिन नहीं चलेगी, इतने ये नहीं चलेगी से मुराद क्या है? आपका क्या ख्याल है कि
पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई हो जाएगी? नहीं, ये जो तीसरी जमात की वजह से ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। तो अगर आपने नहीं चलानी या मुल्क में फिर यही इंतशार पैदा करना है, अब की बार सॉरी टू से, अब फिर जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो ना पीपल्स पार्टी की होगी, ना मुस्लिम लीग नून की होगी, ना पीटीआई की होगी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़े को ज्यादा समझिए। अबू बकर साहब, पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हमारे सामने है, सबसे ज़्यादा तादाद में 97 उनकी तादाद है कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो, यानी कि अवाम ने बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं उनको। तो अब ये आपको नहीं लगता कि ये जो पीटीआई है, ज़ाहिर अब हम उसको पीटीआई कहेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों की जो जमात है, आपको नहीं लगता कि इनको अब थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इनको भी एक मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहिए कि इतना भारी मैंडेट उनको मिला है, अवाम ने उनको चूज़ किया है, तो वो जो है उसको नॉन सीरियस तरीके से इसको डील कर रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं? नहीं, देखें ना जी, 9 मई के बाद के जो वाक़यात हैं, उसके बाद तो जितनी समझबूझ के साथ तहरीक इंसाफ जो है तमाम आइनी फोरम्स के ऊपर अपने आप को पेश कर रही है, या जिस तरह की पुरअमन सियासी जद्दोजहद उसने शुरू की हुई है, या जिस तरह इलेक्शन में जिस तरह का माहौल रहा है, इसके बावजूद उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, तो इसको प्रैक्टिकल मुफाहमत का रास्ता कहते हैं। फिर वो बैलेट पे आए, पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद ने उन्हें एतमाद से नवाजा है, तो ये मुफाहमत का ही तो रास्ता है। मगर देखें, बात सुने कि चूंकि अभी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन एक जमात जो है वो जाहिर है वो कहती है कि जी हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह से बैंडेड के साथ सलूक नहीं करते, बल्कि हम एक नज़रिया रखते हैं इस मुल्क की गवर्नेंस को लेकर, इस मुल्क में करप्शन के मामलात को लेकर, पुअर गवर्नेंस को लेकर, तो उस पर उनकी एक प्रिंसिपल पोजीशन है। देखें ना, दूसरी तरफ जरदारी साहब है जो कहते हैं कि कोई प्रिंसिपल पोजीशन होती ही नहीं है। वो कहते हैं ये तमाम जमातें आइडियालॉजिकल एक हैं, हालांकि पॉलिटिक्स में आइडियालॉजी डिफरेंट होती है जमातों की, उसमें आप थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए गुंजाइश और रास्ता निकालते हैं। एक पार्टी जिसकी सारी जिद्दोजहद और उसका सारा मैंडेट खड़ा इसी के ऊपर है, अगेंस्ट ऑल, हम अब उनके ऊपर जो ऑलरेडी आजमाइश में है, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, सिस्टम के सारे अजाब झेल रही है, उसके ऊपर हम ये भी साथ दबाव डाल देते हैं, ये बोझ भी डालते हैं कि वो मुफाहमत के लिए भी वो ही राइवेंड राब्ता करे, वो लाड़काना राब्ता करे। मेरा ख्याल है कि जो कुव्वतें पहले हुकूमत करके आई हैं, जिनको पूरी तरह से सपोर्ट और बैकिंग दी गई है इलेक्शन कैंपेन में, फिर जिस तरह के नतायज आए हैं, हाँ, बड़े मुबैना तौर पर धांधली शुदा, जिन जमातों को मैंडेट से नवाजा गया है और आज वो इक़्तिदार भी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली, मेरा ख्याल है उन कुव्वतों के ऊपर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तहरीक इंसाफ को एंगेज करें और उनको मुफाहमत के रास्ते पर, अगर वो नहीं भी हैं तो कम से कम उनको लाएं। ये इक़्तिदार में शिरकत की बात नहीं हो रही, उन्होंने शामिल भी नहीं होना, लेकिन कम से कम आप मुल्क का पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन तो बेहतर बनाए ना। जरदारी साहब इतने बड़े लीडर हैं, फार्मर प्रेसिडेंट हैं, जरदारी साहब को ये ऐलान करना चाहिए ना, मुबारकबाद का पैगाम भी देना चाहिए, और जो मेन लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, इवन मियां साहब को भी ये ऐलान करना चाहिए। अगर ये इस तरह के ऐलानात हो जाते हैं, हालांकि ये बड़ी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन इससे बहरहाल एक स्टेटमेंट है ना, आगे से इससे जो डेडलॉक है बहरहाल वो टूटेगा। मेरा ख्याल है इन बड़ी जमातों को जो एक्सपीरियंस भी रखती हैं और एक बड़े अच्छे ताल्लुक रखती हैं, साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मरियम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, अभी जो आपकी तरफ से ट्वीट सामने आया है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा एक मंजूरी आ गई है, उस बारे में थोड़ा हमें कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा का तो कंफर्म है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब है उन पे अभी भी कुछ इब्हाम है कि वो वजीर आजम होंगे। मैंने जी ट्वीट कर दी है, नवाज शरीफ का जो फैसला है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान के लिए नामजद किया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नामजद किया। तो उनका फैसला शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने ट्वीट के जरिए आवाम तक पहुंचा दिया जी। ठीक है। मरियम औरंग साहब, मेरा नाम गुल-ए-नौखेज़ अख्तर है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बिलावल साहब की एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब ये जो जरदारी साहब ने की है, तो क्या अब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह से गवर्नमेंट का हिस्सा होगी, वजारतें लेगी वो? ये तो ये सवाल आप जरदारी साहब से पूछें, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में PMLN के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बना दी है और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ भी एक कमेटी बन गई है जिसकी कल बैठक होगी पहली, और उसमें मुशावरत होगी और जो भी डिसीजंस होंगे वो आप लोगों के सामने दिए जाएंगे। तो ये कमेटी इसी काम के लिए बनाई गई है।
मरियम औरंगजेब साहबा, मैं अहमद अबूबकर अर्ज़ कर रहा हूँ। बस एक मेरा छोटा सा सवाल है कि आपकी जमात जो है वो अब इमर्ज कर रही है और इक़्तिदार में या पावर में आ रही है, तो ज़ाहिर स्टेक भी आपका ज़्यादा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर ज़्यादा है। तो ये जो एक मईशत का जो एक हमें चैलेंज है इस मुल्क को, पॉलिटिकल इस्तेहकाम की बात हो रही है, तो तहरीक इंसाफ से मेरा ख्याल है आपको ये जिम्मेदारी बन गई है, कोई रब्ता किया जाए या कंसेंसस की तरफ उन्हें भी लाया जाए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर रहे हैं, लेकिन कोई वर्किंग रिलेशनशिप तो बेहतरी के लिए कायम हो। आपको लगता है कि उनके मिजाज में वर्किंग रिलेशनशिप या उनके मिजाज में कंसेंसस या कंसल्टेशन या किसी किस्म का एक दूसरे से ताउन करने का आयोटा ऑफ इंग्रेडिएंट भी पाया जाता है? आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी पिछले 4-5 दिन की, कि वो समझते हैं कि जहाँ वो हारे हैं वहाँ धांधली हुई है, जहाँ वो जीते हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन का शफाफ इलेक्शन हुआ है। तो ये ऐसे मतलब अब मैं मजीद इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। अच्छा मरियम साहब, सही कह रही हैं आप, आपको उनके बिहेवियर से या आपको उनके जेस्चर से यही लगा होगा, लेकिन आपको आप भी जानती हैं कि जब ये सियासी जलसे हो रहे थे उसमें बिलावल साहब भी जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम साहबा के लिए वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब देखें, अब हुकूमत बनाने का टाइम है, अब जरदारी साहब भी चल कर आ गए, अब सब मिलकर बैठ गए, तो क्यों ना उस पार्टी को भी इंगेज कर लिया जाए, एक सिलसिला तो शुरू किया जाए ना, स्टार्टअप तो लिया जाए। मैंने आपको ये कहा कि 4 दिन की गुफ्तगू देखें जी। मैंने इलेक्शन कैंपेन की किसी की गुफ्तगू के बारे में ना कोई एतराज उठाया, क्योंकि इलेक्शन में हर कोई इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता है। और सवाई मुस्लिम लीग नून के, जिसमें तमाम यूनिटी, एक यूनाइटेड फ्रंट एज अ कंट्री, एक डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस, एक फ्यूचरिस्टिक कैंपेन थी। हमने किसी पार्टी को टारगेट करके अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई, लेकिन जमातों को हक हासिल होता है कि वो अपनी कैंपेन इलेक्शन की जिस तरह मर्जी चलाए। मैंने और पीपल्स पार्टी को एक डेमोक्रेटिक तरीके से PMLN ने अप्रोच किया फॉर अलायंस, और इसी तरह उन्होंने आगे से जवाब दिया और आज वो डिसीजन हुआ। 4 दिन से हमने दूसरे को गालियां नहीं दी, गले नहीं दबाए, गले नहीं उखाड़ दो, मार दो, पिछाड़ दो। कोई कह रहा है हम 180 सीटें जीत गए हैं PTI का बंदा, कोई कह रहा है हम 150 जीत गए हैं, कोई कह रहा है 200 से ज्यादा जीतने। तो मैंने आज इन गुड ह्यूमर एक ट्वीट किया था कि नहीं, आप 1055 टोटल सीट्स हैं तमाम प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली की, आप 2000 सीटें जीतने, लेकिन इतला के लिए ये असेंबली की सीटें, ये बस की सीटें नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा मरियम साहब, एक सवाल मैं कर लूं। मरियम साहब ये बताइए, अगर PTI को ये कदम बढ़ाती है आप लोगों की तरफ, तो नून लीग की तरफ से क्या रिस्पांस क्या आएगा? देखें, जिन लोगों ने 9 मई की साजिश की हो, रियासत पे हमला किया हो, शोहदा के जो मुजस्मे हैं वो यादगारें जमीनों पे उखाड़ के फेंक के उनको ठुड्डे मारे हों, ऐसे लोगों को ये जमातें नहीं होती। ये एक गुंडागर्दी का ग्रोह है जिनके साथ मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का अलायंस हो सकता है। अच्छा मरियम साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि ऑब्वियसली नंबर गेम हैज बीन कंप्लीटेड और अनाउंसमेंट भी आपकी तरफ से होगी, लेकिन फिर भी कुछ आजाद उम्मीदवार हैं आपसे राब्ते में, कर रहे हैं आपसे राब्ता? ये सिलसिला जारी है, आज भी काफी आके शमूलियत हासिल हुई है, हमने वो रिलीज भी की है। कल भी इंडिपेंडेंस के साथ शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग सेट है, तो इंशाल्लाह मजीद नंबर बढ़ेगा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद थी। नुखैर साहब, मरियम साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी, स्पेशली ये जो जरदारी साहब ने बात की थी कि हम PTI के साथ भी जम फ़हमत, यानी कि आखिरी सवाल जो आपका जवाब दिया है ना उन्होंने, अब वो तो ये जाहिर होता है कि ऐसा कोई हो नहीं सकता। PTI भी अपनी जगह पे कायम है, हाँ जी, और ये PMLN भी अपनी जगह पे कायम है। लेकिन मैं फिर एक जवाब देता हूँ, हाँ जी, ऐसा हो नहीं सकता सुमेरा, ये दुनिया के असूल के खिलाफ है कि आप किसी से प्यार से बात करें और वो ना पिघले। ये तो दुनिया का असूल ही नहीं है ना। exactly. लेकिन अब यहाँ पे लड़ाई ये हो रही है कि प्यार की बात पहले कौन हाथ पहला कौन बढ़ाए। बिल्कुल, तो दोनों को ये लगता है कि हमने हाथ बढ़ाया तो उधर से हाथ रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा, आपके नहीं यानी आपके मुशाहिदे में आया होगा कि रिश्तेदार अगर नाराज हो गए हों, हाँ जी, तो और बड़ी लंबी नाराजगी चल रही है, तो आप एक दिन कभी उनके घर चले जाएं तो वो सब कुछ छोड़ के वो आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। exactly, नाराजगी खत्म हो जाती है और पता चलता है कि छोटी सी बात थी यार, किसी ने पहला कदम बढ़ाना था और उसके साथ ही नाराजगी खत्म हो गई। बिल्कुल सही। इन जमातों को ये पता नहीं चल रहा, आप यकीन करें, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मिले, और जो ही नहीं सुने तो सही ना, जो ही ये मामत आया आज दरमियान में, ये जो ही मिलेंगे, सुने इसका फायदा सुने, जो ही ये इख्तलाफात खत्म होंगे उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि एकदम से ये मैसेज उनके
सपोर्टर्स तक, वोटर्स तक पहुंचेगा। Exactly. सोशल मीडिया पे बदजुबानी बंद हो जाएगी, ये आपस में एक दूसरे को ताने देने बंद हो जाएंगे, ये जो उल्टे सीधे नाम एक दूसरे के रखे हुए हैं वो खत्म हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही है। और यानी मुल्क का इससे ज्यादा भला क्या हो सकता है सुमेरा, कि एक मोहब्बत की फिजा पैदा हो, जी, जी। लोग सोचें कि यार मुल्क के लिए अब सोचना है, अब तो पार्टियां मिल गई, लड़ाई झगड़े का बड़ा माहौल अच्छा खत्म। जेस्चर जाएगा वहाँ लोगों के अब 45-45 साल तक लोगों को 50-50 साल झगड़े चलते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा नतीजा कुछ भी सामने नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कह तो मिसाल। दुरुस्त रहे हैं सर, लेकिन इन दो बढ़ते हुए हाथों में अगर ख्वाहिश भी हो तो कोई तीसरा हाथ भी तो रुकावट हो हाँ, सकता है। मैं नहीं, तीसरा हाथ इसमें रुकावट नहीं हो सकता, तीसरा हाथ इसमें मिलाने वाला हो सकता है। मिलाने वाला हो सकता है। अल्लाह करे। तीसरे हाथ को मिलाना चाहिए, और अगर तीसरा हाथ नहीं भी मिलाता, मैं आपको बताऊं, सारे शऊर वाले हैं, हमें खुद भी तो चाहिए यार, कोई अगर नहीं बात कर रहा तो हम एक जेस्चर दे दें कि हम बात करना। मैं आपको मिसाल देता हूं आपको। जी ये अभी बिलावल साहब की 2 घंटे 3 घंटे पहले तकरीर हुई, हाँ जी। जिसमें उन्होंने कहा जी हुकूमत हम लेंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे। एकदम सन्नाटा छा गया, और हमारी डिस्कशन शुरू हो गई कि यार हम क्या करें, हमने प्रोग्राम इसी हवाले से करना था। बिल्कुल ऐसे ही। बट ये पिछले 1 घंटे में हमने सारा अपना शेड्यूल बदला, क्योंकि जरदारी साहब की प्रेस मर्ज कर गए और नई खूबसूरत सूरत हाल पेश आ गई। आपने उनका कैप्टन सफदर का जेस्चर देखा वीडियो में, उन्होंने एक बच्चा जिसके हाथ में पीटीआई का झंडा था, उसके सर पे उन्होंने प्यार दिया। बिल्कुल। इस एक जेस्चर ने कैसे माहौल बदल दिया। ये हो नहीं सकता कि माहौल ना बदले। बाकी मैं एक बात आपको बताऊं जी, इस वक्त अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं, तो कम से कम उसे गवर्नमेंट चलाने वालों को चलाने देना चाहिए। और अगर जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं वो अगर अपोजिशन को नहीं चलने देंगे या अपोजिशन गवर्नमेंट को नहीं चलने देगी, ये मामला फिर बेड़ागर्क, फिर आप किसी तीसरे फरीक को दावत देंगे, जो कि अभी बात हो रही थी मामा चाचा ताया जो भी है, वो फिर आपके निजाम संभालेंगे आगे। चले, मुफाहमत की भी बात हो गई, मुसालियत की भी बात की गई है यहाँ पर, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं PDM 1 को। और अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद PDM 2 आ गई। इस हवाले से एक स्पेशल हमने पैकेज तैयार किया, वो देख के वापस आते हैं। जी, तो ये आपने पैकेज मुलाहिजा किया, क्योंकि इससे पहले हम PDM 1 की बात कर रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि अब ये PDM 2 बन गई है। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कुछ बात करेंगे कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी हिकमत अमली जो है वो तय कर ली है और मंसूबा भी बन चुका है कि नेक्स्ट आगे क्या होगा। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अबू बकर साहब, आज़ाद उम्मीदवारों की हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से भी बात की, उन्होंने कहा कि कुछ राब्ते में है, कुछ शमूलियत इख्तियार कर भी चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी तादाद में है। तो आपको क्या लगता है अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्या करेंगे वो? मेरा ख्याल है कि जो फोर्सेस अब हुकूमत बना रही हैं, इन्हें तो थोड़ी अब ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। अब ज़रूरत नहीं रही है इनको हुकूमत फॉर्मेशन के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड थोड़ा अच्छा बेहतर कर ले अपना पेडिस्टल। ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था तब भी जो मुनहरिफ अरकान थे कौमी असम्बली में, उनसे वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया था, इसीलिए वो नायल भी नहीं हुए थे, अगर आपको याद हो। जी जी। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है, अब ये सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है। लेकिन आपको पता है ना कि फिर पाकिस्तान की सियासत में अगर इस तरह की महाजराई जो है उसका रास्ता इख्तियार ना किया जाए तो फिर पाकिस्तानी सियासतदानों को माशाल्लाह फिर कौन सियासतदान कहे। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह की गलती ज़रूर करेंगे, चूँकि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जी जी उसका भी मज़ा चखाया जाए कि जी वो भी आपके साथ नहीं रहे। चूँकि हम हर माहौल में देख रहे हैं, आइनी इदारों में भी देख लें, हम अदल के ऐवानों में भी देख लें, अब पार्लिमानी निज़ाम में भी देखेंगे, हमने रोज़ाना तय किया हुआ है कि न्यू लो लेवल जो है ना उसको हमारा निज़ाम टच करेगा। तो मुझे लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको अभी से ऑफरें जा रही हैं, आज तो बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि जी मुझ तक भी पैगाम पहुंचा है 20 से 25 करोड़ रुपए का, ये उनके खुद अपने अल्फाज हैं, शायद रिपोर्ट नहीं हुआ, मैंने सुने हैं अच्छा वीडियो पे। तो अगर इस तरह की कोशिश जारी है तो कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, चूँकि इतनी बेहतर नंबरों की अपोजिशन जो है जी जी। वो भी बहरहाल एक शोर शराबा कौमी असम्बली में जब आप आइन साजी कर रहे होते हैं, बजटरी मामलात होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो निज़ाम है उसको बिल्कुल ही खाली और सुंजी गलियों की आदत है। तो मेरा ख्याल है ज़रूर कोशिश की जाएगी कि इन आज़ाद
अरकान को तोड़ा जाए। बेहतर नंबरों की जो हुकूमत साजी है, इसमें फिर आज़ाद उम्मीदवारों का इतना तो रेट नहीं लगना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ये तो जाहिर है जो आज सूरत हाल इमर्ज कर गई है, ये उससे पहले की बात है। रेट तो अच्छा लगा वैसे। ये उन्होंने खुद कहा है, बाय द वे। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा नुखैर साहब, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है आज़ाद उम्मीदवारों की, अगर हम बात कर लें तो, कि जी एक पार्लिमानी ग्रुप बना लें और उसका कोई नाम भी रख लें, तो ये भी ऑप्शन है इनके पास अगर इसको। अच्छा, मैं पहले अबू बकर साहब की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। ये जो कहा जा रहा है ना ये आज़ाद उम्मीदवार, असल में होता ये है कि जब मैं जिक्र करता हूँ ना 2018 का, तो एक चिढ़ चढ़ जाती है हमारे अहबाब को ना कि भाई आप पुरानी बातें 18 का जिक्र क्यों ले आते हैं जी। अच्छा, यानी पीडीएम की हुकूमत का जिक्र करना माजी का जिक्र नहीं है। ये जो 16 माह की हुकूमत है वो कर लें, उससे पीछे ना जाएं। वो एक हद है, वो करना पड़ेगा जिक्र। इसलिए ये चूंकि जो बात आप कर रही हैं वो ताल्लुक उसका 18 से बन रहे हैं। बिल्कुल सही। ये आज़ाद उम्मीदवार कैसे आ रहे थे उस वक्त, और उस वक्त कितने खूबसूरत जुमले इन पे लगाए जा रहे थे कि फलां की विकेट गिरा दी, हाँ जी, फलां की विकेट गिरा दी, जहाज भर भर के आ रहे थे। आप घबराएं नहीं, ये विकेटें कल से यहाँ भी गिरेंगे। अच्छा, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं अच्छी बात ये नहीं कह रहा कि विकेटें गिरेंगी, के पलड़े बराबर मिलेंगे, सिस्टम देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विकेटें गिरेंगी, तो ये खुशी की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, ये खुशी की बात है कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। आप माशाल्लाह समझदार बंदे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तब भी गलत हो रहा था, और अब ये जो कह रहे हैं ना जी कि 25 करोड़ रेट लगा है और अखलाकी उन्हें उसूलों पे कायम रहना चाहिए, कोई उन्हें अपना मुजाहरा करना चाहिए। टेक्निकली नंबर्स पूरे हैं, जरूरत नहीं है इखलाक ना भी करें तो इसमें इस मेरा लेवल को लाज़मी टच करना। जुमला मर जाएगा जो मैंने कहना चाह रहा था ना। अबू बकर साहब, अखलाकियात का मुजाहरा किसी सियासी पार्टी को नहीं करना चाहिए। अखलाकियात का मुजाहरा उनको करना चाहिए जो जीते हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार जीता है उससे अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए कि वो ना जाए किसी पार्टी में। सही। हम ये कह रहे हैं जो उन्हें खरीदने वाले हैं या जो उन्हें भेजने वाले हैं, गालिबन मुबैना तौर पे उनको अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। भाई आप मार्केट में बैठे होते हैं, आपको मंडी नहीं लगेगी तो कौन बिकने आएगा ना। सर मंडी में क्यों बैठे हैं? कोई बिकना नहीं चाहेगा तो ना बिके। सर एक ऐसा बदकिस्मत फैसला जो आ गया उसके बाद तो फिर सिचुएशन ओपन हो गई। मंडी में इसका बोझ बिकने का आप उन पर ना डालें। मंडी में बैठा हर बंदा ना बिकने के लिए नहीं होता। आप तय कर ले मैंने नहीं बिकना, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, आजाद अरकान किसी तरफ जाते हैं। अब ये तो हम सारी अफवाहें हैं ना, हम सुन रहे हैं, कोई इसका सबूत नहीं कि उसको कोई पैसे दे रहा है, या तो इसका कोई कंक्रीट सबूत हो, एविडेंस हो, वो है नहीं। आजाद उम्मीदवार जो शामिल हुए हैं या जो शामिल होंगे वो आपसे कहेंगे जी मैं अपने खुशी से शामिल हुआ हूं, ठीक है, मुझे बताइए उनको कैसे ठुकराएंगे? आप कहें नहीं तुम पैसे लेके शामिल हुआ, वो कहे नहीं मैं अपनी खुशी से शामिल हुआ, तो ये कौन सा मेरे पास कौन सा टेस्ट है? तो शमूलियत की बात होगी। अब आपने कहा सुमेरा, जो आपका सवाल है कि पार्लिमानी ग्रुप जो है उसमें मेरा ख्याल है हमारे साबका सेक्रेटरी हैं जी कंवर दिलशाद साहब, बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे, और इस पढ़े लिखे तो हैं ही, इन मामलात को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं। अगर आप उनको मैं प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ अगर वो उनको लाइन पे ले सके बहुत अच्छी बात भी ये बात अगर तो वो ऑनलाइन आ जाए तो पता चल जाए, क्योंकि कुछ सवालात हैं। हाँ जी, बेहतर ये है इन मामलात को समझने वाला कोई बंदा। वो कह रहे मिला रहे हैं उनको, कॉल मिला रहे हैं। अच्छा चले उनको जी अबू बकर साहब। मुझे लगता यह है कि नौखेर साहब के ये जो चूंकि अब जरूरत एक तरह से अददी एतबार से खत्म हो गई है, तो मुझे लगता है कि शायद दूसरी तरफ से भी जिन लोगों के बिकने का इंतजार हमारा राब्ता हो गया उनसे, और ये बड़ी अच्छी बात है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर पहला एक कॉमन से सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आज़ाद उम्मीदवार जो है ये कोई पार्लिमानी ग्रुप बना सकते हैं, और अगर बना लें तो फिर उसका कोई नाम भी रख सकते हैं? ये प्रोसीजर है क्या एक्चुअली? हाँ जनाब, जो आज़ाद अरकान जो हैं जो कौमी असम्बली में, वो अपना ग्रुप बनाकर, अपना बाकायदा ग्रुप बनाकर अपने इंसाफ ग्रुप रखें, डेमोक्रेटिक ग्रुप रखें, जो भी रखें, तो वो अपना लीडर ऑफ द हाउस। सर ये बताइए कि ये जो आज़ाद अरकान हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, अगर ये कोई फॉर्मेशन बना लेते हैं अपने एक इंडिपेंडेंट पार्लिमानी ग्रुप की, तो सिर्फ ये बता दें कि क्या इनका कौमी असम्बली में शुमार बतौर एक पार्लिमानी पार्टी होगा? तो पार्लिमानी पार्टी इसकी मिसाल मैं सबसे देता हूँ कि जब मोहम्मद खान जनेजो ने जो बने थे वो गैर जमाती इंतखाब था, और गैर जमाती इंतखाब में वो लीडर ऑफ द हाउस बनाया गया और वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक ग्रुप था, वो गैर जमाती ग्रुप था वो। तो ये भी एक किस्म गैर जमाती हो गया। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अपने सिंबल पर लड़ा है, आज़ाद लड़ा है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में आ गए तो अपना एक ग्रुप बना के वो लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन लड़ सकते हैं।
वो हर फैसले में इनका एक बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, उसके चेयरमैन बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। यहाँ तक कि ये चेयरमैन अपना कौमी असेंबली के स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इनके तो कोई रास्ता रुकावट है ही नहीं। ये तो बगैर आइन में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो पार्टी का नुमाइंदा होना चाहिए। आइन में तो नहीं जिक्र है। उनको कहा ये मेजॉरिटी जो भी सीट ले जाएगा वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा, मेजॉरिटी में जो जीतेगा चेयर अपना स्पीकर कौमी असेंबली हो जाएगा। उसमें तो ये लिखा हुआ। अच्छा सर, ये बताएं कि इस ग्रुप का अगर फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके जो मेंबरान हैं, जब पार्लियामेंट्री बिजनेस होगा जैसे बजटरी मामलात हैं या कानून साजी है, तो इसके मेंबरान अपने तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भी वोटिंग कर सकते हैं कि कोई किसी बिल के हक में चला जाए, कोई मुखालफत में चला जाए, या इनको बतौर एक ग्रुप एक राय इख्तियार करनी पड़ेगी? वो हर फैसले में इनका एक बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, उसके चेयरमैन बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। यहाँ तक कि ये चेयरमैन अपना कौमी असेंबली के स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इनके तो कोई रास्ता रुकावट है ही नहीं। ये तो बगैर आइन में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो पार्टी का नुमाइंदा होना चाहिए। आइन में तो नहीं जिक्र है। उनको कहा ये मेजॉरिटी जो भी सीट ले जाएगा वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा, मेजॉरिटी में जो जीतेगा चेयर अपना स्पीकर कौमी असेंबली हो जाएगा। उसमें तो ये लिखा हुआ। अच्छा कमल शाह साहब, मैं पूछना चाहता हूं, अगर फर्ज किया एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल हो जाती है, जैसे कि अभी हमें थोड़ी देर पहले लग रहा था कि ना पीपल्स पार्टी मान रही थी हुकूमत में आने के लिए, ना नून लीग, तो क्या अगर तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां, कोई भी पार्टी हुकूमत में आने को तैयार ना हो तो कानून क्या कहता है, फिर क्या होगा अगर कोई पार्टी नहीं आती? तो असेंबली तहलील हो जाएगी। असेंबली तहलील हो जाएगी। अच्छा, आज़ाद अरकान के बारे में मैं पूछना चाहता हूं सवाल। अगर ये आज़ाद अरकान एक पार्लिमानी ग्रुप बना लेते हैं और पार्लिमानी ग्रुप बनाने के बाद, उसकी फॉर्मेशन के बाद, ये किसी वक्त अपनी ग्रुप छोड़ के किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर क्या होगा? ये पर्टिनेंट सवाल। जी हाँ, वो उनको भी खुली रास्ता है कि वो आज़ाद अरकान जो है वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, उनको कोई रुकावट नहीं है। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। जी, कॉल हमारी कट गई है। चलें, अब एक सवाल मैंने पूछना था, वो इसी से रिलेटेड था। अब उनको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करते, वो फिर सो गए होंगे, लेकिन पता क्या है, उन्होंने सोना था। मैं एक सवाल अभी ना क्लियर नहीं हुआ हमारा, एक कंफ्यूजन भी। हाँ, कंफ्यूजन। उन्होंने कहा किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने पार्लिमानी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जी, अब मिसाल 6 महीने बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं पार्टी को? चलो कल पूछ लेंगे, कल पूछ लेंगे। हाँ, वैसे ये बड़ा अजीब लगता है जब वो वोटिंग का वो ये समझे हैं, वो मेरे सवाल से ये समझे हैं कि अब वो किसी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, की बात नहीं हो रही थी। चलें। अच्छा, अब क्या ऑप्शन है नुखै साहब? अच्छा, अब ऑप्शन मैं बताऊं सुमेरा, पहले हल्का सा मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो आज़ाद अरकान है ये अपना ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं कहलाएंगे, ध्यान में रखिएगा। जैसे उन्होंने बताया, वो स्पीकर, वजीर आजम, ये सब कुछ, सेनेट का चेयरमैन, वो सब कुछ कर सकते होंगे। ठीक है। सेनेट में पता नहीं ये जा सकते हैं, ये नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ये अपने मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, ये अपने पार्लिमानी ग्रुप का ये अपना कोई नाम रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है अबू बकर साहब, अगर सिर्फ ये पार्लिमानी ग्रुप बनाकर भी सब कुछ वही ले सकते हैं फवायद, सिवाय स्पेशल सीट्स के जो कि एक आम पार्टी को हासिल होती हैं, ये अपना नाम भी पीटीआई प्लस या कुछ इस किस्म का नाम रख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या वजह है अबू बकर साहब, ये फिर एमडब्ल्यूएम को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अगर ये सारी सहूलियात पार्लिमानी ग्रुप को शामिल है, तो वो पीटीआई के नाम से क्यों नहीं कर रहे, वो वहां क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें ना नंबर्स गेम की बहरहाल एक जो है ना एक सहूलत उन्हें हासिल हो जाएगी, चूंकि जब उन्हें थोड़ी सी मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, तो जो सेनेट के इलेक्शन होंगे, खुसूसन इस्लामाबाद की जो सेनेट की सीटें होती हैं, उसमें कौमी असम्बली का चूंकि उसका इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है, उसमें उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और मखसूस नशिस्तों के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, जाहिर है ये एक बड़ा फायदा है, और जाहिर है नंबर्स और बढ़ जाएंगे उनके, जाहिर है पार्लिमानी ग्रुप का कोई नया नाम भी नहीं रखना पड़ेगा, आप एक पार्टी डिसिप्लिन में भी आ जाएंगे। फिर मेरा ख्याल है वो जो एक फ्लोर क्रॉसिंग वाली बात है वो फिर बाद में नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो तो सवाल मैंने पूछा ना कि फ्लोर क्रॉसिंग क्या, अभी तो बज़ाहिर इसकी इफादियत यही नजर आती है कि अगर आप किसी पार्टी के बैनर के नीचे आ जाएंगे तो फिर आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, वरना आपकी नाअहली जो है वो उसका आपको सामना करना। लेकिन अबू बकर साहब, इस वक्त तो यही है। लेकिन अबू बकर साहब, इस वक्त आप किसी और पार्टी के अंदर चले जाते हैं, उससे बेहतर तो यही है ना कि आप अपने नाम को बचा लें। हाँ, उसका मेरे ज़हन में एक है अपना अबू बकर साहब, क्योंकि अभी आज मैंने शायद सुन रहा था
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमको 15-20 दिन के अंदर हम अपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने लगे हैं, शायद 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए, अगर ये अब ये पूछना हमें चाहिए था कि 10-15 दिन के अंदर ये पार्टी इलेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद क्या ये क्लेम कर सकते हैं? ये एक लीगल पोजीशन है, फिर इन पर नहली ना आ जाए। अच्छा, क्यों जब उसमें शामिल होंगे, अगर तो उसमें शामिल होंगे तो फिर तो एज ए पीटीआई अपने नाम के साथ आ सकती है। वो तो ठीक है सर, लेकिन हो सकता है फिर तब इन मेंबरान के ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लग जाए। नहीं, तब लगेगी ना, पार्लियामेंट का इजलास अभी नहीं हो रहा। पार्लियामेंट इतनी जल्दी तो हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर नहीं होते फिर वाप वाली बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो उससे पहले करवा लेते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसका रिजल्ट अनाउंस करके वो इलेक्शन कमीशन से अपना निशान वापस ले लेते हैं, मुमकिन है, लेकिन लग नहीं रहा अभी तक की जो सूरत हाल है। चले, अभी जो आजाद उम्मीदवार हैं, अभी क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि हम छोटी जमातों को साथ मिलकर तो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन उनके लिए तो शायद छोटी कौन सी बात, वही कह रही है, अब तो उनके लिए तो शायद अब टाइम ही खत्म हो चुका है, क्योंकि नंबर गेम यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं और यही एक फॉर्मेट जो बना है यही आगे काम करेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बात करेंगे कि अब पीटीआई या खान साहब जो हैं अब वो क्या लाइन लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब की जो अभी मैंने बात की वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, केपीके में क्या होगा जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है वजीर आला, उसके ऊपर भी कुछ तहफ्फुज़ात है। ये सारी डिस्कशन एक ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं नुखैस साहब। अब बानी पीटीआई ने जो केपीके के बारे में स्पेशली उन्होंने ये बात की है कि पहले उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जो जमात इस्लामी है उसके साथ मिलके बनाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ से उनकी तीनों सीटें वो दोबारा पीटीआई के हाथ में आ गई। अब जो है वो MWM बचती है वहाँ पे, तो साथ ही साथ उन्होंने जो अपना वजीर आला भी अनाउंस कर दिया, उसके ऊपर तहफ्फुज़ात हैं अब पीटीआई को। ये पीटीआई तो अभी भी मुश्किलात में फंसी हुई है। अच्छा, पीटीआई को खुद भी मेरा ख्याल है शौक है मुश्किलात में फंसने का। मुझे बताइए कि ये जानबूझ के किसी को चढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही कि उस शख्सियत को जो 9 मई के वाकयात में जिसके सबूत हैं वो मुलव्वस हैं, वो मफरूर हैं, तो आप उनको उठ को कह रहे हैं जी हमने इनको, पहले आपने उनकी तकरीरें करवाई हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमने उनको वजीर आला बनवाना है। किसको मैसेज दे रहे हैं इस चीज़ का, किसको मैसेज दे रहे हैं? और उसके बाद भी आप कहें कि जी आप एक अच्छे तरीके से केपीके में गवर्नमेंट बनाएं, कुछ माकूल लोगों को शामिल करके उसको बना लें, लेकिन आप भी जानबूझ के कह रहे हैं कि हमने उन्हीं लोगों को तंग करना है जिनको हमने पहले किया था। तो सर फिर ये तो फिर आ गई ना जी, ताकत की लड़ाई आ गई इसमें। फिर देख लें अब की बार जो लड़ाई होगी उसमें तो अवाम ने भी शामिल नहीं होना। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए मेरी अब उनमें भी धड़े बन गए हैं, पीटीआई में भी धड़े बन गए हैं जो उनके। और ये इंतखाब कैसे होगा जिस शख्सियत को वो कह रहे हैं उन्होंने वजीर आला बनाना है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो हल्फ कैसे उठाएंगे। क्या असेंबली के बाहर पुलिस रेंजर्स मौजूद होगी उनको गिरफ्तार करने, या बाद में करेगी? तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश ना की जाए। आप क्यों इस तरह से चाह रहे हैं कि बार बार रियासती इदारों के साथ कोई ना कोई टकराव होता रहे? बमुश्किल एक हालात बेहतर हुए, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आपको वोट मिले हैं, आप केपीके में हुकूमत बना सकते हैं। बिल्कुल, आप वहां सीधे तरीके से आप बनाएं और इस तरह से बार बार की वो छेड़खानी रियासती इदारों के साथ, आपको भी पता है कि मसाइल क्या पैदा होंगे। लेकिन जो मैं अबू बकर साहब की तरफ आप जाएं और इनसे एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, ये क्या अंदर खाते जो आपस में पीटीआई के ग्रुप्स में जो क्या खिचड़ी पक रही है, क्या इश्यूज बन रहे हैं, इख्तलाफात हैं, वो क्या हो रहा है? अबू बकर साहब की तरफ मैं आती हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब जो बानी पीटीआई से मुलाकात की जेल में और फिर बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं फिर आते हैं वापस। अहमद अबू बकर साहब, मरकज़ में तो हमने देखा कि फेलुअर ही नज़र आया, कोई प्लानिंग नहीं कर सके, कोई वक्त पे डिसीजन नहीं ले सके, लेकिन केपीके तो सारा उनके हाथ में है। यहाँ पर भी वही नुखैसा वाली बात की गई, यहाँ पर भी और यहाँ एक सॉरी स्मेरा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक इलेक्शन करवाया। यहाँ कोई धांधली नहीं। नहीं वो देखे ना सीटें वापस आई हैं दोबारा। सुमेरा साहबा, बात यह है कि सेंटर में कोई इनडिसाइसिवनेस नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है जो तहरीक इंसाफ का इंतजार कर रहा होता और उन्होंने नहीं किया। देखे ना, अभी तो है तेल देखो और उसकी धार देखो वाला मामला दरपेश था ना। तो जहाँ तक केपी का मामला है तो उसमें तो क्लियर बात है कि उनका एक क्लियर मेजॉरिटी है और उसमें जो तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर मैंडेट भी है जिसको भी वो चीफ मिनिस्टर लगाना चाहें, और कोई भी क़यादत जो है या इमरान खान साहब जो हैं
वो तो जाहिर है उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आप को कंफर्टेबल देखकर अपनी जमात का एक सिनेरियो देख के बनाना है उन्होंने वजीर आला। दूसरी बात यह है कि क्या देखा उन्होंने, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, किस क्राइटेरिया जाहिर है असल में ना कंपैरिजन देखिए एक तो वहां पर लिमिटेशंस अब काफी आ गई हैं, चूंकि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं हाँ जी, जिन्हें केपी में हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि खंबा खड़ा किया था और जीत गया। ठीक है, क्योंकि ये वजीर आला का पोर्टफोलियो है। पहले भी महमूद खान और पंजाब में बुज़दार जैसे वज़राए आला देकर बहुत ज्यादा तनकीद उन्हें सहनी पड़ी थी। तो यहाँ पर भी तनकीद है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ पार्टी के अंदर अब उनके पास लिमिटेशंस देखें। असद कैसर साहब जो हैं वो भी सेंटर में है, सूबाई सीट उनके पास नहीं है। शहराम तरकई के पास भी सूबाई सीट नहीं है, वो सेंटर में है। आतिफ खान एक बड़े उम्मीदवार थे, वो भी अब सूबे में नहीं है, वो भी सेंटर में है। जो सूबे में हो सकते थे मुमकिन उम्मीदवार, एक इंजीनियर जो है सलीम झगड़ा हो सकते थे, तैमूर झगड़ा सॉरी, फिर एक कामरान बंगश हो सकते थे, एक तैमूर बंगश हैं वो हो सकते थे, वो हार गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ जो प्रॉस्पेक्ट्स जिन्होंने विन किया है इमरान खान साहब का हार्ट आप कह लें, वो अली अमीन गंडापुर इसलिए हैं, एक तो उनके सूबाई प्रेसिडेंट भी हैं। जी चौधरी सालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सालिक साहब फरमाइएगा, आज ये जो कंसेंसस हुआ है हम सब उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ज़ाहिर है सारी जमातें जो भी उनके आपस के इश्यूज थे वो भुला के सारी इकट्ठी बैठी और सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? जी मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइन बात है और इसी की जरूरत है जी इस टाइम पाकिस्तान में, जहाँ पे इतना इंतशार फैला हो कि इलेक्शनों में आपने देखा, उससे पहले भी देखा कि माशरे के अंदर बिल्कुल एक लकीर खिंच गई है जी। मैं समझता हूँ उन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। और शियाज जैन साहब ने एक ही मशवरा दिया है आने वाले वजीर आजम, आने वाले सदर को कि जी आप प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो इकोनॉमी होनी चाहिए, मईशत जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सारे फहरिस्त होनी चाहिए और उसी के गिर्द हुकूमत को काम भी करना चाहिए और आगे की मुदमरी बनानी चाहिए। ठीक है सालिक साहब, हमने सुना है आपको भी कोई वजारत मिल रही है। मैंने कहा मिठाई का जिक्र कर लें आपसे, पूछ लें कौन सी वजारत मिल रही है। नहीं बहुत शुक्रिया जी। कोई अभी बात नहीं हुई वजारत के ऊपर। इन्होंने बस ये कहा कि कमेटियां बनाएंगे और उसमें बातचीत करेंगे सारी जमात। ठीक है, आपकी डिमांड क्या है सालिक साहब? जब वो बैठेंगे तो जी फिर ये है कि बाकियों से भी मशवरा करना नहीं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह 8 MPs हैं, मेरे अलावा 2 MNAs हैं, तो सबके साथ बैठ के मुशावरत करेंगे जिनकी जो एक कमेटी बनाएंगे। हमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि हम अपने हलकों का कुछ कर लें जी वहाँ पे। मेरे लिए तो वजारत से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। सारिक साहब सर एक सवाल ले लें सर। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो घराना था वो बड़ा सेंटर ऑफ स्टेज होता था। आज भी हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें आपके घर में बैठ के तो जुड़ गई आपस में, लेकिन चौधरी ख़ानदान जो बड़ा मौसर था वो टूट चुका है। तो ये सर क्या हो गया सर? याद नहीं आई आपको उनकी? बिल्कुल जी आई, याद आई। या हम इन्हीं ड्राइंग रूम में इकट्ठे ही बैठते थे, हमें तो आज भी याद आती है। हमने तो उनको वहाँ पे नहीं पहुँचाया जी, वो हमें छोड़ के गए हैं। तो जो छोड़ के जाता है उसी ने वापस आना है जी। हमारे तो दरवाजे भी खुले हैं, खिड़कियां भी खुली। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब एक और सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप लोग डिमांड करते हैं उनसे तो कोई ज़ाहिर आपने सोचा ही होगा कि हमने कौन सी वजारत डिमांड करनी है, क्योंकि किस वक्त मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। जैसे बिलावल साहब ने आज दोपहर को एक बात की तो वो फिर बैकफुट पे हो गई वो सारी बात। तो आपकी नज़र में क्या है, क्या डिमांड हो सकती है मुमकिन तौर पर? मैं समझता हूँ जी वही डिमांड करना चाहिए। अगर कोई वजारत भी किसी हमारी जमात में किसी को चाहिए कि जहाँ पे परफॉर्म कर सकें या कोई डिलीवर कर सकें, वरना जो टेक्निकल लोग हैं मैं समझता हूँ उनको ये वजारतें देनी चाहिए। ठीक है सर। पंजाब में कोई स्पीकरशिप के लिए आपकी होगी डिमांड? नहीं, अभी हमने ऐसी चीज सोची नहीं जी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सालिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। यानी कि नुखी साहब अभी बातें कुछ जो हैं वो अंदर ही हैं, यानी अभी इनकी तरफ से कोई खास डिमांड नहीं की गई है। खास डिमांडें हो चुकी हैं, हो चुकी हैं ना, मैं वही उनसे मिल जाता साथ। इस चीज को समझें। हम चूंकि मीडिया पे सवाल कर रहे होते हैं ना, तो मीडिया पे बात करते हुए लोग मुहतात हो जाते हैं। आप एक कभी तजर्बा कीजिए, आप एक कैमरा, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं ना, आप एकदम किसी पे कैमरा फिक्स करें और उससे कोई सवाल करें, वो जवाब नहीं देगा जो उसके दिल में होगा, वो जवाब देगा जो मीडिया पे देना चाहिए। ये नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो सालिक साहब ने भी वो जवाब दिया जो एक गोलमोल सा जवाब होता है। बाकी
यानी जो सदर बनने लगे हैं हाँ जरदारी जी, साहब, हाँ वो जी। ऑलरेडी पहले तय हो चुका है। Exactly। जो वजीर आला बनने लगी हैं वो भी तय हो वो भी चुका तय हो चुका है। ये जो इतने वजीर आजम बोले, बनने लगे हैं ये वो भी इतने तय हो बोले। चुका है। हाँ जी। और ये नहीं तय हुआ अभी। बिल्कुल। ये जिसने जो लेना होता है हिस्सा, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, पार्टी बिल्कुल। ने अपने उससे पहले हिस्सा जो मीटिंग मुकद्दरे हुई- जुस्सा लेना होता है, बाद का जुस्से से भी ज्यादा हिस्सा मिल जाता है। तो पिछली दफा आपने देखा था ना 6 सीटों पे क्या क्या मसाइल हुए। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये पहले से तय होता है कि अगर ये फॉर्मेशन बनेगी हम आपको सपोर्ट करेंगे तो आप हमें क्या देंगे। तो इसमें अबू कोई बकर दूसरी साहब- बात नहीं होती। अबू आपका बकर- क्या ख्याल है? एमक्यूएम ने नहीं पहले तय किया होगा? ये सब चले। कुछ तय होने के बाद ही वो हुआ। तो माशाल्लाह तय करके आते हैं एमक्यूएम का जो मामला है। हाँ जी, लेकिन ये पिछली अलग दफा भी तय करके ये आए थे अलग ना, बात है कि हमेशा तय करके आते उनकी ये अलग बात है कि उनकी डिमांड जो है वो हर बार ही पूरी नहीं हो पाती, और नहीं, उन्हीं डिमांड की वजह से वो हर बार जो है वो नहीं आने वाली। शिपिंग एंड पोर्ट उनके पास जाएगी, लिखवा उनकी लो। डिमांड यही होती है, उनकी वो पूरी डिमांड करते यही हैं, होती है। ठीक है, अच्छा, ये गवर्नर केपी के पे मैं आपका कमेंट भी लेना चाहूंगी नुखैर साहब, और अहमद अबू बकर साहब गवर्नर का केपी के? भी शॉर्ट। जी जी, वजीर आला या गवर्नर पे? सॉरी सीएमशिप की बात कर रही CM-शिप की बात। हूँ। जी जी, अब मेरा ख्याल है वो बात दरमियान में रह गई थी। जी, जी, मेरे पास इमरान टाइम खान कम साहब है। का जो मेरा ख्याल है मतमा नजर है, ठीक है। वो ये है कि उनका एक ऐसा कोई वफादार कारकुन होना चाहिए जो बहादुर भी हो, निडर भी हो और मुकाबला भी कर सकता हो। ठीक है। और जहां तक ये 9 मई के वाकयात की बात है, मेरा ख्याल है वो गिरफ्तार भी हुए थे, फिर अदालतों से रिहा होकर फिर बाहर भी आए थे, ठीक है। फिर कुछ और मुकदमात बन गए, मेरा ख्याल है वो फिर मेरा एक ख्याल है ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये एक वजह है, और उनकी लिमिटेशंस भी हैं उन पे PTI कुछ ऐसे एलिगेशंस हैं, सीरियस एलिगेशंस हैं। आपको शायद याद हो खबर, एक खातून के साथ उन्होंने जो किया था और उस पर बड़ी लहदे हुई थी। जी जी। वो फिर उसके साथ उन्हें पैचअप करना पड़ा, और वो बड़ा, वो यहाँ मैं वाकया बयान भी नहीं कर सकता। जी जी जी। लेकिन इस तरह के एलिगेशन और फिर 9 मई के वाकयात, ये मुझे तो समझ नहीं आती हूँ। मफरूर का है कि टिकटें वो बांट रहे हैं, राब्ते में वो हैं, अब वजीर आला केपी के भी बनने लगे हैं। अच्छा, तो इसमें लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि इदारों से मुफाहमत का सिलसिला अगर हाँ, शुरू नहीं, हुआ वो है, तो शुरू होना तो चाहिए, वो शुरू होना चाहिए। उसको बरकरार रखें, उसमें कोई नई दरार ना तो डालें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। केपी में जो इनकी वजारत आला है ना, वैसे ये साउथ केपी से है। ठीक है। वो भी इसी तरह से साउथ पंजाब की तरह के इलाके हैं। ठीक और है, ये चले। 70s के बाद ये पहली वजारत आला है जो यहाँ मुफ्ती महमूद चले, साहब- ओके नुखैर साहब, मुझे उसका कर लेना क्लोजिंग की चाहिए। तरफ हाँ, जाना कर है। लेना चाहिए। भी हो वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, जो भी डिसीजन आए अगले 1-2 दिनों में सारी चीज़ें कुछ तो हो चुकी हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और हमारी दुआ यही है कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। नुखैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।